अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज इन पहाड़ों का सफ़र कराने जा रहे हैं वो हैं एबटाबाद से होते हुए हम जाएंगे मानसरे तक। फोकस करेंगे हिस्ट्री को, टूरिज़म को और फूड को। एबटाबाद से हम स्टार्ट लेंगे अपने प्रोग्राम्स का और एबटाबाद के कुछ टूरिस्ट साइट के ऊपर हम लेके जाएंगे और वहाँ से होते हुए हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि मानसरे की जो हिस्ट्री है वो भी सदियों पुरानी है और तकरीबन 3000 साल पुरानी आर्कियोलॉजी की साइट्स हैं, उनके ऊपर लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मानसरे की खूबसूरत वादियों में। एबटाबाद की शिमला पहाड़ी, जिसे शिमला हिल भी पुकारा जाता है, दरअसल शहर के मगरब में फैली हुई है। शेरवान में देवदार के गने और चीड़ के देव कामो दरख्तों पर मुश्तमिल पुरफिजा सियाहती मुकाम है। यहाँ से एबटाबाद शहर का इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि अंग्रेज दौर में जब पहले डिप्टी कमिश्नर मेजर जेम्स एबट ने शहर की बुनियाद रखी तो इसने इसी पहाड़ी के दामन में अपनी रिहाइश इख्तियार की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शिमला पहाड़ी की तज़ीन और ऐश के मंसूबे ने इसको अब एबटाबाद आने वाले सयाहों के लिए एक अहम टूरिस्ट पॉइंट बनाने में अहम किरदार अदा किया है। सबसे खूबसूरत तरीन हिली एरिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिसको कहा जाता है शिमला पहाड़ी, और अच्छा खासा इसको डेवलप किया गया है पिछले दौर हुकूमत में। और यहाँ से दूर दराज जो गिरदोनवा के इलाके हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और टूरिस्ट के लिए अच्छा खासा यहाँ पर अरेंजमेंट भी किया गया है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं और इस इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। प्रोफेसर आदिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी आदिल साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, शिमला इंडिया में भी है, शिमला पहाड़ी लाहौर में भी है और ये एबटाबाद में भी है, ज़रा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइएगा हमें। बहुत शुक्रिया जी। शिमला पहाड़ी के जो 3-4 हैं, कश्मीर में भी कहते हैं है, और बाकी भी आपने बताया हिमाचल अपर प्रदेश में इंडिया में भी है। तो ये कोई ऐसा नाम, जो हमारे शिमला अकॉर्ड है 1906 में, शिमला अकॉर्ड जो है वो भी एक हमारी पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान मूवमेंट में बड़ा मारूफ है। तो ये कोई ऐसा नाम है जिस नाम को बड़े सग़ीर में आम इस्तेमाल होने वाला नाम है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी शिमला गए, बड़ा मशहूर, वो भी हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे ये देखते हैं कि इसका जो लुग़वी मानी है एज लड़कियों का नाम भी है, और दूसरा इसको कहते हैं कि जो शिमला बांधते हैं, हवा वाली जगह भी। तो जो इंडिया वाला शिमला है जो सर पर, वो सर पर ये शिमला है, ये है शिमला, ये लफ्ज़ शिमला है। लेकिन हमारी जो लुग़त में ना वो शिमला कोई लफ्ज़ मिलता नहीं है, वहाँ शिमला मिल रहा है, शिमला मिल रहा है जो सर के ऊपर पगड़ी बांधी जाती है। गलतुल-आम हो गया हो, मुमकिन है गलतुल-आम हो गया हो, हम उससे देखते हैं। लेकिन जो जगह इंडिया वाली जो जगह है उसको अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो ये हमारी एबटाबाद वाली शिमला पहाड़ी जो है ना, ये बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है। तो लगता है ये कि कोई नुमाया जगह होगी जिसको हमारे बुजुर्गों ने शिमला का नाम दिया होगा, शिमला पहाड़ी कहा होगा। और ये पाकिस्तान बनने से पहले का पॉइंट है। जी हाँ, ये पाकिस्तान बनने के पहले का पॉइंट है, लेकिन वो चूंकि एक गरीब मुल्क का पॉइंट था तो इतना डेवलप नहीं था। हाँ, हम आया करते थे, एक आध वाला पकौड़ों वाला बंदा होता था, एक आध खांचा फरोश यहाँ मिल जाया करता था, और दरख्त ज़्यादा होते थे, यहाँ आकर थोड़ा सा वक्त गुजार लिया करते थे। लेकिन उस वक्त हमारे मकामी इलाकों में इतना कल्चर भी नहीं था। बाद की हुकूमतों ने आहिस्ता आहिस्ता साथ बिलखुसूस पिछली हुकूमत ने इसे खासा बजट दिया और डेवलप किया। वो अभी आप देख भी चुके हैं। माशाल्लाह ये खूबसूरत तरीन पॉइंट है, बहुत खूबसूरत, अब बहुत खूबसूरत है, पुरअमन है, मकामी लोग बहुत कम होते हैं, स्याही होते हैं, और सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई मसला नहीं है। जो भी दोस्त है बाबा है, बिलखुसूस स्कूल के जो बच्चे आते हैं, जो उनके एक्सकर्शन ट्रिप्स होते हैं, उन पे वो बच्चे यहाँ पर बिलखुसूस आते हैं और आना भी चाहिए।
अच्छा, ये गिरद नवाब में जो पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है, ये कौन कौन से इलाके हैं? ये जो मेरी बैक पे आपको नजर आ रहा है, ये शेरवान का इलाका है, तनावल कहते हैं इसको। और बिल्कुल जो मेरे सामने है उसमें ठंडियानी के पहाड़ में नजर आ रहे हैं, दरमियान में एबटाबाद की वैली है, और इस तरफ बिल्कुल अगर ज़रा सा भी घूम के आप देखेंगे तो यहाँ से आपको मोटरवे गुजरता हुआ नजर आता है, और इस तरफ कोपरा है और सिंजलियाँ दा बांडा, मलिकपुरा मारूफ बस्तियाँ हैं इसकी। एबटाबाद में ही है, और एबटाबाद के कुछ यंग लोग हैं हमारे साथ जिनका तल्लुक भी इसी शहर से है, उनसे हम बात करेंगे। हम जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जी हुब्बे मोहम्मद है। अच्छा हुब्बे मोहम्मद, ज़रा बताइएगा, एबटाबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ स्कूल्स, बिल्कुल जी, ठीक है, यानी स्कूलों का शहर। एबटाबाद का जो सबसे बड़ा हवाला है वो तो इसका सियाती मुकाम होना ही है, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत ऑथेंटिक रेफरेंस इसके स्कूल्स हैं, इसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स सिर्फ नहीं। आर्मी बर्नॉल, एबटाबाद पब्लिक स्कूल, 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज, एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर मौजूद है। कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, चाइनीज स्टूडेंट्स हैं, अफगान स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं। अच्छा, इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं? इंडियन स्टूडेंट्स भी कुछ यहाँ पर कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और यही इस बात का सबूत है, इस बात का इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि एबटाबाद एक पुरअमन शहर है। एबटाबाद एक छोटा सा शहर है लेकिन जिसमें बड़े बड़े दिल हैं, छोटा सा शहर बड़े बड़े दिलों वाला। छोटा सा शहर बड़े बड़े दिलों वाले। जी बिल्कुल। जी, जाकिर अमीर मुगल साहब हैं, ये बचपन से शिमला पहाड़ी पर आके ना सिर्फ बांसुरी बजाते रहे, इनको शौक है बांसुरी बजाने का, बल्कि ये उस वक्त भी शजरकारी मुहिम में हिस्सा रहते रहे, और इनफरादी तौर पर इनके बकौल इन्होंने 1985 से ऑनवर्ड यहाँ पर दरख्त लगाने यानी पौधे लगाने शुरू किए हैं, जो अभी तनावर दरख्त बन चुके हैं, और इनके बकौल इन्होंने 5000 के करीब तकरीबन पौधे लगाए हैं। जी ऐसा ही है जी जाकिर साहब? इस तरह ही है। अच्छा, शौक था या किसी ने आपको कहा था कि शौक था? ये बांसुरी बजाने का भी शौक था और दरख्त लगाने का भी शौक और दरख्त लगाने का भी शौक था, हाँ। और आपके लगे हुए दरख्त माशाल्लाह अभी तनावर दरख्त बन चुके हैं। आपने रिकॉर्ड रखा है कि आपने 5000 पौधे लगाए। हर साल में 1000 लगाता रहा। हर साल में 1000 हाँ, पौधा आपने लगाया है। हाँ। और डीएफओ उस वक्त का देता रहा आपको पौधे? डीएफओ को मैंने कहा हुआ था कि वो इधर गाड़ी भेजते देता था, कैंटीन में छोड़ देते थे। अच्छा, कैंटीन से भी उठा के कोई शिकायत आ गया वो ले आता था, अच्छा, ना हुआ तो वो वहाँ रखे हुए थे साथ में, वो खुदार रखी हुई थी। अच्छा। ले आया। मुगल साहब बताइएगा ज़रा कुछ हिस्ट्री इस शिमला पहाड़ी की। यहाँ तो आप बचपन से आ रहे हैं, क्या कुछ आपने देखा है पिछले 70 सालों में? इतने दरख्त थे कि दिन को लोग देखने के लिए आते थे। ग्रीनरी इतनी थी कि जिस ग्रीनरी को देख के लोग आते थे। अब बनी तो है लेकिन मसनूई पानी इतना हो गया कि ग्रीनरी को लोग तरस रहे हैं, कहते हैं ग्रीनरी किधर गई। अच्छा, अभी भी अच्छी खासी ग्रीनरी है, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा थी, आज से 50-60 साल पहले। जिस वक्त मैं आया करता था सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती थी और मैं होता था, और जंगल होता था, और बर्फबारी होती थी। बर्फबारी में नागा मैंने कुछ साल में एक नागा भी नहीं किया, मुतवातर आता रहा हूँ। यानी स्कूल से छुट्टी करके यहाँ आ जाते थे आप? और यहाँ आके क्या करते थे आप? प्रैक्टिस की, फिर घर चले गए। बस यही मेरी रोजाना की रूटीन थी। रोजाना की रूटीन होती थी। और यहाँ आपने कहा कि पिछले पुराने ज़मानों में यहाँ कुछ फिल्में भी शूट हुई हैं। कौन कौन सी फिल्में और कौन कौन से फनकार यहाँ पर आए? ये इधर हुई थी 7 लाख की। हम बैठे हैं यहाँ से स्टार्टिंग की गाने की आए मौसम रंगीले समाने, उसकी स्टार्टिंग यहाँ की है। स्टार्टिंग हो गई, फिर उसके बाद बटरासी का सीन शुरू हो जाता है। अच्छा, यानी गाना यहाँ पर शूट हुआ? यहाँ से शुरू। आए मौसम रंगीले सुहाने। तो किन किन आर्टिस्टों को आपने देखा है यहाँ, फनकारों को, फिल्म स्टारों को? अलाउद्दीन साहब को देखा है। अच्छा, बाहर थी बहार बेगम। बहार बेगम। और ये सांप कहाँ से पकड़ा आपने? इसकी हिस्ट्री क्या है? ये अभी तक आपने इसको बंद किया हुआ है? ये सन 82 में बर्फबारी हो रही थी। अच्छा, तो ये मैं ऊपर आखिरी चोटी है जो वहाँ 1982 में 1982 में वहाँ बांसुरी बजा रहा था। मेरी आदत है कि मैं चीड़ के इस तरह चक्कर लगा के गाना गाता था। अचानक मेरी नज़र पड़ी तो ये सामने से आ रहा था। अच्छा, तो मैं डर गया, मैंने बांसुरी जे भी डाली। और इसको ये बंद क्यों किया हुआ आपने इसमें? ये मेरी निशानी है कि मैं, अच्छा, निशानी के तौर पर रखा हुआ है कि मैं कोई पाकिस्तान का कौमी त्यौहार हुआ है, 14 अगस्त हुआ है, 23 मार्च हुआ है, फिर कश्मीर डे हुआ है, मैंने कभी
कोई पैसा आया भी है, मैं वापस किया, मैंने कहा मैं नहीं लेता हूँ। अच्छा, कौमी त्योहारों के ऊपर आपने इस्लामाबाद में भी जाके प्ले करते रहे बांसुरी? भी करता रहा, बिल्कुल। 23 मार्च की परेड में की है? परेड में नहीं गया हूँ, वैसे दूसरे, हाँ उसमें बच्चों के साथ में बांसुरी जाता रहा हूँ, जो तराने जो गाते हैं। और अभी आप क्या सुनाएंगे हमें? आप खाई है चिट्टे चने दी चांदनी सरगी दे तारिया, चिट्टे चने दी चांदनी ते सरगी दे तारिया। तो सुनाएं सर, शुरू करें। वाह जी, ज़बरदस्त। आप हमारे साथ रहे, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और मानसरे को। और ये वो ग्रास रूट का टैलेंट है जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ ये बांसुरी के ऊपर वक्त किया है। और मुख्तलिफ़ किस्म की कौमी धुनें भी बांसुरी के थ्रू ये प्ले करते हैं। इलाकाई जो सॉन्ग्स हैं हज़ारा डिवीजन के, वो भी बांसुरी के थ्रू ये प्ले कर रहे हैं। कोई मिली नगमे का सुना दें। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। जी, सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। तो इन्हीं सोनी धरतियों के सोने पहाड़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमारा सफ़र है मानसरे का। डिस्ट्रिक्ट मानसरे में चलते हैं, वहाँ आर्कियोलॉजी की साइट हैं और कुछ तारीखी अमारात हैं, आपके लिए उसको एक्सप्लोर करते हैं। आप हमारे साथ रहें। टेक्सला में, स्वात में, बाकी रीजन में देखते हैं वहाँ पे सर्कुलर स्तूप हैं, गोल स्तूप हैं, जिनकी सिर्फ एक एंट्रेंस है। ये जो स्तूप है ये यूनिक है, इसकी 4 एंट्रेंस दी गई हैं चारों तरफ से। मानसरा की तारीख तकरीबन 3000 साल पुरानी है और यहाँ से सिकंदर आजम समेत कई नामवर जंगजू गुजरे हैं। मानसरा अपनी खूबसूरत वादियाँ और आसार कदीमा की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। माहिरीन आसार कदीमा के बकौल यहाँ इंसानी सकाफती सरगर्मियों के शवाहिद 3री सदी कबल मसीह से शुरू हुए। इस पूरे खिते में मुख्तलिफ तारीखी अदवार के मुख्तलिफ मकामात मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसको सिरन वादी कहा जाता है। सिरन बहुत ही टूरिस्ट स्पॉट भी है। और जब हम सीनिक ब्यूटी की बात करते हैं तो बुलंदो बाला पहाड़ और ग्रीन वैली आपको यहाँ पर नज़र आएगी।
गंदारा सिविलाइजेशन की साइट है जिसके ऊपर हम यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जिस जगह पर हम इस वक्त हैं यहाँ 3 कुएं थे तकरीबन 2000 साल पुरानी, जो हिस्ट्री हमें बता रही है, और एक एक्सप्लोर भी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान साहब, उनसे हम बात करेंगे। जी खान साहब बताइएगा ज़रा इस कुएँ के बारे में। 80 साल पहले मेरे वालिद साहब ने खाली कराया है, मेरी पैदाइश से पहले, और ये पहले बंद था। इसमें मिट्टी भरी हुई थी, मिट्टी खाली करा के और उसके बाद हम इसका पानी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपके वालिद साहब से आपने क्या सुना है और हिस्ट्री क्या बता रही है कि ये कितने उस वक्त कौन से मसलन तहजीब के लोग यहाँ आबाद रहे हैं? यहाँ पे बुद्ध मजहब के लोग आबाद थे, यानी बुद्धिस्ट यहाँ पर आबाद थे और उन्हीं के लिए कुएं बना हुआ था। उन्हीं के लिए। और इस कुएं की गहराई कितनी है? 110 फुट। 110 फुट और 8 फुट चौड़ाई है इसकी। अच्छा, और अभी ये सारे कदीमा के अंडर है ये सारे कदीमा के अंडर है। अच्छा जी, यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर। और क्या पानी की सूरत हाल क्या है कि अभी भी इसको ज़ेरे इस्तेमाल लाया गया है कि अभी तक नहीं लाया गया? नहीं, इस पानी को ज़ेरे इस्तेमाल करते हैं, हमने मोटरें लगाई हुई हैं, घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता था, क्योंकि मोटर सिस्टम उस वक्त था नहीं कि इतनी गहराई से पानी को बाहर निकालना? ये ऊपर चरखा लगा हुआ है इसके, और इससे हम ढोल के जरिए इसको खींच कर निकालते थे पानी। अच्छा जी। और अभी उसकी जगह ले ली है मोटरों ने ले ली। और ये पानी आप इसको इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए भी? पीने के लिए भी और इस्तेमाल के लिए भी, कपड़े अच्छा। धोने के लिए, वैसे बर्तन धोने के लिए, पीने के लिए, और पीने के लिए बेहतरीन पानी है ये। और इस इलाके में इस किस्म के और कितने कुएं हैं? इसके 3 कुएं बताए जाते हैं, लेकिन और मिला नहीं है कोई। अच्छा, अभी तक मिला नहीं है? मिला नहीं है, सिर्फ यही एक मिला है। और ये भी मतलब 80 साल पहले एक्सप्लोर हुआ है? 80 साल पहले। और वो आपके वालिद साहब ने किया? मेरे वालिद साहब डिपार्टमेंट ने आके नहीं किया? नहीं, डिपार्टमेंट ने नहीं किया, मेरे वालिद साहब ने किया। अच्छा जी, आप हमारे साथ रहे। एक और यहाँ पर साइट है, आर्कियोलॉजी की साइट है। जब हम बात करते हैं सिविलाइजेशंस की, तो जैसे कि पहले भी हम प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में बता चुका हूँ कि तकरीबन 2000 आर्कियोलॉजी की साइट्स अभी भी डिस्ट्रिक्ट मानसरे में मौजूद हैं जिनको एक्सप्लोर करना बाकी है। आप हमारे साथ रहें। जी, गंदारा सिविलाइजेशन की एक साइट के ऊपर हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी एक स्टोपा मौजूद है जिसको एक्सप्लोर कर लिया गया है। ओवरऑल ये खूबसूरत वैली है जिसमें मौजूद हैं, बिल्कुल सी पैक रोड के ऊपर ही है ये खूबसूरत गांव। इसके बारे में भी बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से इनका तल्लुक है। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद ज़हूर। अच्छा ज़हूर साहब, सबसे पहले बताइएगा हमें, जिस जगह पर हम मौजूद हैं इस वादी को क्या कहा जाता है? ये जो वैली है सिरन वैली के नाम से मशहूर है, और जिस जगह आज हम खड़े हैं इसको ज़र डेहरी के नाम से जाना जाता है। ज़र डेहरी क्यों कहा जाता है इसको? ज़र डेहरी जो लोकल यहाँ पे जो कंसेप्ट था लोगों का कि ये जो पीछे आपको माउंट नज़र आ रही है, ये जो है ये माउंट ऑफ ट्रेजर्स, खजाने की भरी हुई डेयरी। अच्छा। तो इस वजह से इसको ज़र डेयरी का नाम दिया गया है। मिथ थी या वाकई यहाँ पर कोई खजाना एक्सप्लोर हुआ था? इट वाज अ मिथ, बट जो खजाना यहाँ से जब ये साइट जो फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश टाइम में 1922 में डिस्कवर हुई, ये मिस्टर हरग्रीव था जो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने ये साइट डिस्कवर की। फिर वक्त के साथ साथ ये साइट डॉक्यूमेंटेड थी, लेकिन फर्दर इसके ऊपर रिसर्च नहीं होगी कि ताकि इस माउंट को डिस्कवर किया जाए कि इसके अंदर माउंट ट्रेजर था कि नहीं था। लेकिन 1992 में एक टीम आई, जापानी आर्कियोलॉजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो जो 7 साल कंसेक्टिव वो प्रोजेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू रहा। तो यहाँ से बहुत सी डिस्कवरी हुई। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इस साइट से वो थी 145 स्टोन स्कल्पचर्स जो अभी पेशावर म्यूज़ियम में डिस्प्ले हैं, इस साइट से डिस्कवर हुए थे, पत्थर के बने हुए। और जो पत्थर यूज़ हुआ था इट वाज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ टाइप ऑफ स्टोन दैट इज़ कॉल्ड द शिस्ट स्टोन। शिस्ट स्टोन्स से वो स्कल्पचर बनाए गए थे और इतने हैवी थे कि उनका जो वज़न था, यू कैन सी इन पेशावर म्यूज़ियम अबाउट 100 kg पर स्कल्पचर का वज़न था। यहाँ से डिस्कवर हुए 1999 में। फिर उसके बाद इसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके बाद जब ये डिस्कवरी हुई तो पूरे लोकल जो एरिया था इसमें एक हलचल मच गई कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो गोल्ड की मूर्तियाँ यहाँ से डिस्कवर हुई।
ठीक है। तो फिर उसके बाद जो जापानी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको सिक्योरिटी का इशू था, फिर साइट उनको अबंडन करनी पड़ी। फिर वो यहाँ से चले तो गए। आप पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। हमने 2019 में इसी साइट को दोबारा एक्सकेवेट किया, क्योंकि बहुत से एरिया जो जापानी आर्कियोलॉजिस्ट ओपन नहीं कर सके, हमने उस एरिया को खोला। आई वाज एज अ फील्ड ऑफिसर आई वाज वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट। तो हमने भी बहुत सी मज़ीद डिस्कवरी यहाँ से मिली। उसमें हमें मज़ीद स्कल्पचर मिले, उसमें हमें मुख्तलिफ पॉटरी के बर्तन हमें यहाँ से डिस्कवर और हुए। वो जो डिस्कवर आपने किए अनवर हज़रात, वो क्या बता रहे हैं कि कितने हज़ार साल पुरानी ये तहजीब थे और कौन से उस वक्त की जो तहजीब थी कौन सी थी यहाँ पर आबाद? ये जो मुख्तलिफ एविडेंस यहाँ से हमें मिले, जो स्कल्पचर मिले, बाकी जो एविडेंस यहाँ से हमें मिले, इसकी मुख्तलिफ हमने साइंटिफिक एनालिसिस किया। तो उस साइंटिफिक एनालिसिस से जापानीज आर्कियोलॉजिस्ट, इवन इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट और पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो साइट को डेट दी, वो 2nd सेंचुरी AD हमें जो दी, अराउंड अबाउट 2000 साल पुरानी बनती है ये जो साइट है। और मज़ीद इसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। बेसिकली ये उनकी इबादत गाह थी, हिस्ट्री क्या बता रही है हमें? जी बिल्कुल, ये एक स्टूपा था, और जो स्टूपा की जो टाइप है इट्स आल्सो यूनिक क्रूसीफॉर्म स्टूपा। बाकी जिस तरह आप टेक्सला में, स्वात में, बाकी रीजन में देखते हैं, वहाँ पे सर्कुलर स्टूपा हैं, गोल स्टूपा हैं, जिनकी सिर्फ एक एंट्रेंस है। ये जो स्टूपा है ये यूनिक है, इसकी 4 एंट्रेंस दी गई हैं चारों तरफ से। अच्छा। सो दैट इज कॉल्ड क्रूसीफॉर्म स्टूपा। और इसके साथ मोनेस्ट्री थी जो अभी लोकल पॉपुलेशन की वजह से नीचे हिडन है। ये जो हमारे नॉर्थ में नजर आ रही है मोनेस्ट्री एरिया था। टूरिज्म की बात आई तो बताइएगा आलिम साहब, इस वादी के बारे में और यहाँ का जो टूरिज्म स्कोप है उसके बारे में बताएं। क्या टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पर इस वैली में? अगर हम टूरिज्म के हवाले से देखें तो ये इतना फ्रीक्वेंटली विजिटेड वैली नहीं है जिस तरह कागान वैली है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर कहीं पर वर्जन वैली आपको मिलती है और जब से खूबसूरत वैली है जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं और उनको कल्चर मिलता है, तो ये सरन वैली है। इसमें खूबसूरती ये है कि जो यहाँ पर रिवर सरन जो बहता है उसमें आपको ऐसे स्पॉट मिलेंगे जो अपने आप बड़ी एक ज़बरदस्त लोकेशन बनती है, और जो चिल्ड्रन या जो हमारे पास फैमिलीज आती है उनके लिए इससे बेहतरीन कोई और वैली नहीं हो सकती। और जब ये एक्सप्लोर हो जाएगा, ज़ाहिर है यहाँ पर इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, तो इसको भी टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स पूरे अगर सर आप देखें, आपने पूरा कवर किया है मानसेरा को हम यूजुअली जब कवर करते हैं तो उसको माउंटेन्स एंड वैलीज एंड ग्रीनरी और इस साइड पे, नेचर साइड पे हम डिस्कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अबाउट कोई 500, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतनी साइड जो है वो डिस्कवर्ड है। तो हमने कल्चर साइड इसका नहीं देखा। तो अभी हमारी तो कोशिश यही है कि जब टूरिस्ट आए वो सिर्फ जो है नेचर न देखे बल्कि कल्चर के लिए बहुत कुछ देखें। और अभी एक और पॉइंट है जिसके ऊपर हम लेके जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर तुर्क का भी राज रहा है और उस दौर का एक यहाँ पर दारुल खिलाफा था। वहाँ चलते हैं और वहाँ की भी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। आप हमारे साथ रहें। ये सारा कुछ होता कहीं और मुल्क में, तो इसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी उन्होंने लगानी थी। गुलीबाग ज़िला मानसरा शहर के शुमाल मगरब में तकरीबन 23 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो कभी वस्ती रियासत पखली दारुल हुकूमत था। मुग़ल शहंशाह अकबर के मशहूर मौरिख अबुल फजल के मुताबिक पखली रियासत ने मशरक़ में कश्मीर और मगरब में दरिया सिंध के दरमियान पूरे पहाड़ी इलाके को घेर लिया था। गुलीबाग का रकबा तकरीबन 10,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें तकरीबन 4,000 एकड़ पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, जबकि बकिया 6,000 एकड़ काश्तकारी और रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। कल की पखल स्टेट और आज का डिस्ट्रिक्ट मानसरा हज़ारा डिवीज़न में ही इस वक्त हम, और जैसे कि हम हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टेट रही है, यानी तुर्क और मुग़ल्स दौर में, जिसका नाम था पखल स्टेट। और तमाम ये जो इलाके गिरदो नवा के नज़र आ रहे हैं ख़ास करके मानसरे के इसी स्टेट का हिस्सा थे।
और यहाँ पर हमें आर्कियोलॉजी की साइट भी नज़र आ रही है। सबसे पहले आप बताइएगा पखल स्टेट ये कौन सा, कहाँ से कहाँ तक इनका दौर रहा है, और मुगल्स और इनका आपस में, तुर्क का आपस में रिश्ता क्या था? आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ये एंशिएंट टाइम में एक पखल स्टेट के नाम से जाना जाती थी। पखल जो स्टेट थी वो 14वीं सदी से लेके राउंड अबाउट जो है वो 18वीं सदी तक ये जो पखल स्टेट रही है। उसके बाद ब्रिटिशर आ गए थे। बेसिकली जो स्टेट थी पखल की, इसके जो फाउंडर्स थे वो तुर्क थे और लेटर ऑन फिर मुगल्स ने इसको ऑक्यूपाई किया। इनके आपस में वो कज़न्स थे, जो तुर्क्स थे और मुगल्स थे आपस में। जिस जगह आप आज हम खड़े हैं ये इसको गुलीबाग के नाम से जाना जाता है। ये उनका बाग था। गुलीबाग इस गार्डन था और ये कैपिटल था उस पखल स्टेट का। और जिस जगह आज हम खड़े हैं ये जो मुग़लों का लास्ट जो इस एरिया का पखल स्टेट का जो रूलर था, जो गवर्नर था महमूद खुर्द, उसकी रेजिडेंशियल प्लेस भी थी और साथ साथ उसका मकबरा बनाया गया जहाँ पे उसकी जो लोकल स्मिथ्स हैं कि इसकी कब्र यहाँ पे थी। बाद में जो है वो यहाँ से स्मगल हो रही थी। अभी जो है हमारे हज़ारा यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम में ये डिस्प्ले है। अच्छा, आप कहते हैं मिथ है, तो आर्कियोलॉजी में के स्टूडेंट से आप और आपने रिसर्च किया कि वाकई उसकी कब्र यहाँ पर थी या उसकी वफात कहीं और हुई है या शिफ्ट की गई है कब्र उसकी? उसकी जो है वफात है यहाँ पे नहीं थी, उसकी किसी और जगह पे हुई थी। यहाँ पे उसकी रेजिडेंशियल एरिया था साथ, इसीलिए जो लोकल लोग थे उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उसकी जहाँ पे उसका कुछ स्टे किया था यहाँ पे उसने, इसीलिए इसका यहाँ पे एक उन्होंने म्यूजियम की शक्ल में यहाँ पे एक तमीर किया था। अच्छा, इस स्टडी से आपने और क्या कुछ अखज़ किया है जो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ इस साइट के बारे में? बेसिकली जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुगल्स और तुर्क जो है इस एरिया में रहे हैं, इसी के साथ ही थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक फोर्ट फिरोज़ा के नाम से जगह है जो जिस पे मुगल्स भी और तुर्क भी यहाँ पे उस फोर्ट में रहा करते थे। उनकी जो जितनी भी आर्मी थी उस फोर्ट में रहती थी। रिसेंटली हमने 2021 में यहाँ पे हमने उसी फोर्ट में डिस्कवरी की जहाँ से हमें मुख्तलिफ उनके नवादरात वहाँ से हमें मिले, जिसमें मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ कॉइन्स हमें डिस्कवर हुए। तो उन कॉइन से हमें ये अखज़ किया कि ये जो गुलीबाग था नॉट सिर्फ ये मुगल्स दौर में आबाद रहा बल्कि ये बुद्धिस्ट टाइम में भी ये जगह आबाद रही है। और उसके बाद ब्रिटिश राज आ जाता है। जी बिल्कुल, हमें उसी डिस्कवरी के दौरान हमें इसी फोर्ट फिरोज़ा से हमें जो जॉर्ज था, जो गवर्नर था इस एरिया का, जो ब्रिटिशर था जॉर्ज सेकंड, उसके हमें कॉइन भी यहाँ से फोर्ट फिरोज़ा से मिले। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, थ्रू आउट मैं कवर करता आ रहा हूँ, ये जो हज़ारा डिवीजन के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट हैं, हज़ारा को हज़ारा क्यों कहा जाता है? मतलब हिस्ट्री क्या शो कर रही है? ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो आपने स्टडी की हो? जी बिल्कुल, हमारे पास हमने रिसेंट स्टडी किया है। हमारा जो रिसेंट पेपर पब्लिश होने वाला है, हमने इसी हज़ारा की आर्थोग्राफी पे काम किया है कि ये कब से पखल रहा, कब से फिर ये हज़ारा बना, और पखल से पहले ये क्या इस एरिया का नाम था। तो हमने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसकी बेस पे इस एरिया का जो नाम था, जो पुराना नाम था, जो 2nd सेंचुरी BC से लेके 7वीं सदी AD तक ये चलता आ रहा था, वो उरेसा नाम था इसका। उरेसा नाम था। और लेटर जब तुर्क आए जो 11वीं सदी से लेके जो हमारे पास 18वीं सदी तक जो एविडेंस आते हैं, इसको पखल का नाम दिया जाता था। ये जो हज़ारा का जो नाम पड़ा है ये तुर्क से रिलेटेड है। जो तुर्क रूलर थे यहाँ पे, उन्होंने पखल के जो स्टेट थी यहाँ पे उन्होंने 1000 बंदा यहाँ पे तैनात किया। वो इसी गुलीबाग में जो फोर्ट फिरोज़ा है इधर वो 1000 बंदा जो है उन्होंने तैनात किया था। उसी से 1000 से हज़ारा का नाम जो है वो आगे पड़ा, जो अभी तक कंटिन्यू है। अच्छा, उस स्टेट रूल्स कैसे करते थे वो जो रूलर्स होते थे उस वक्त के? बेसिकली जब हम बात उरेसा की करते हैं, जब इसका नाम उरेसा था, उरेसा जो बुद्धिस्ट जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमारे जो बुद्धिस्ट की बुक्स हमें मिली हैं, उसमें उरेसा का नाम मेंशन है। और वो कहते हैं कि इट वाज अ बुद्धिस्ट स्टेट। ये एक बुद्धिस्ट स्टेट थी आज से 2500 साल पहले। और ये जो उरेसा स्टेट थी कश्मीर के अंडर थी। कश्मीर वाज बेसिकली पार्ट ऑफ हज़ारा वाज, और जो कश्मीर का जो रूलर था वो हज़ारा को भी चला रहा था। तो हज़ारा वाज पार्ट ऑफ कश्मीर। और ये गेटवे टू कश्मीर भी था क्योंकि यहाँ पर नजदीक था, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ये कायम किया था इसका दारुल। बिल्कुल, इसीलिए तो तुर्क्स थे, जो मुगल्स अक्सर जो दिल्ली से आते थे यहाँ पे स्टे करते थे, पड़ाव करते थे, और अपना नेक्स्ट जो जर्नी था वो मॉर्निंग स्टार्ट करते थे कश्मीर की तरफ।
और ऐसी साइट कितनी है आपकी अनएक्सप्लोर्ड अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट मानसरे में? सो फार हमने जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा से जो मुख्तलिफ पीरियड की हैं, मुस्लिम पीरियड की हैं, बुद्धिस्ट पीरियड की हैं, हिंदुशाही पीरियड की हैं, जो टोटल नंबर है 782, 782 साइट्स हमने पूरे मानसरा से डिस्कवर की हैं सो फार। आप सर आप बताइएगा क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं इस पॉइंट के बारे में, और टूरिज्म कैसे प्रमोट पाएगी इन तारीखी इलाकों में? पहले तो मैं बता दूं कि ये एरिया जो है ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और तब भी ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। तो ये एक रूट होता था विद कश्मीर, और मुग़ल जब आते थे तो वो यहाँ पे स्टे करते थे कुछ टाइम के लिए और फिर आगे कश्मीर को जाते या कश्मीर से वापसी पर इसको रूट को यूज़ करते थे। तो यहाँ पर नज़दीक एक और पॉइंट है जिसको हम हाथी मेरा कहते हैं। तो उनका लश्कर वहाँ पर पड़ाव डालता था और फिर उसके जो किंग्स होते थे तो वो यहाँ पर आते थे या शहजादियाँ यहाँ पर आती हैं। अगर आप थोड़ा सा और जाएँ तो इसी रूट पे आपको एक और जगह मिलती है जिसका नाम अतर शीशा है। अतर शीशा क्यों पड़ा उसका नाम, क्या वजह क्या? वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। यही जब सफ़र होता था तो उनकी एक प्रिंसेस, उनका यहाँ पे शीशा रह गया था। अच्छा। और वो जब आगे गई तो फिर याद आया कि मेरा तो शीशा यहाँ पे रह गया था। तो मोर देन 200 किलोमीटर वो फिर पीछे आई। अच्छा। और यहाँ से वो शीशा जो है उसने ढूंढा। अच्छा। तो उसका नाम अतर शीशा। इस तरह मुकामी लोगों ने उसका नाम अतर शीशा रखा। तो ये मैं जस्ट ये हिस्टोरिकल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम ये सारा कुछ होता कहीं और मुल्क में तो इसके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी उन्होंने लगानी थी। और जो टूरिस्ट आते थे ये पूरी स्टोरी वो बताते और एक कंप्लीट एक गाइडेड टूर इसका चलता और इससे वो बहुत इनकम लेते हैं। हमारे पास इतना सारा कुछ है जहाँ पर हम खड़े हैं इस वक्त हज़ारा में। ये आप समझ लें कि ये पूरे पखल का एरिया जो है ये हज़ारे का और KPK में बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एग्री टूरिज्म का एरिया है। कैसे टूरिज्म फ़रोग़ पाएगा जी तारीखी मकामात ताकि टूरिस्ट के लिए भी ओपन रहें? आर्कियोलॉजी से इंटरेस्ट होगा वो तो थीसिस करने स्टूडेंट आ रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा जो टूरिस्ट हैं ये CPAC से होते हुए आगे जा रहे हैं ताकि इन मकामात का भी वो विज़िट करें। ये बड़ा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो सकता है गवर्नमेंट की वजह से। इसमें सिर्फ जो है गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, जिस तरह आपका चैनल कर रहा है यही इंफॉर्मेशन जो है आगे जाती है। हम कहते हैं कि टूरिज्म में जो बेस्ट इंफॉर्मेशन है या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है वो है मीडिया। तो मीडिया का रोल तो हमने हर जगह पे देखा हुआ है। जो हॉबिट फिल्म की एक स्टोरी है जो न्यूजीलैंड में साइट था, वो फिल्म न बनती, वो बंदा जो है अपने साइट को न्यूज़ पे न लाता तो वहाँ पर कौन उनको 50 न्यूजीलैंड डॉलर 2 घंटों के लिए देता। तो मीडिया बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये भी डिस्कवर पाकिस्तान का तो काम ही यही है, खास करके पहाड़ों के सफर में तो मैं एक्सप्लोर ही हिस्ट्री और टूरिज्म और फूड को कर रहा होता हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जो साइट्स है जहाँ पे हैं उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंट्रोल करना है और उसको फैसिलिटेट करना है। लाइक इस साइट पे हम आए हैं तो लोकल लोगों ने भी सोचना है और लोगों को हमने थोड़ा सा एम्पावर्ड करना है ताकि लोग जब ये टूरिस्ट आए तो उनको कुछ मिले। और वो इको टूरिज्म है कि इको टूरिज्म को इन इलाकों में प्रमोट किया जाए, और इको टूरिज्म तब भी इन इलाकों में प्रमोट हो सकता है जबकि लोकल कम्युनिटी की मदद ली जाए। यहाँ पर ड्राइंग ग्राउंड बनाए जाएं ताकि जो टूरिस्ट आएँ वहाँ स्टे कर सकें, देसी यहाँ के खाने खा सकें, देसी सब्जियाँ को चेक कर सकें, और तब भी इन इलाकों में टूरिज्म फ़रोख्त पाएगा। और टूरिज्म फ़रोख्त जब पाएगा तो मकामी जो काश्तकार है वो अपनी अजनास बो के खुशहाल तो है ही, लेकिन ये जो तारीख़ी मकामात हैं ये जब टूरिस्ट देखने के लिए आएंगे तो ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट यहाँ लोगों के ऊपर भी पड़ेगा। आप हमारे साथ रहें, मैं हूँ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मानसरे में। बफा ज़िला मानसरा की वादी पखल में वाक़या है। दरअसल ये कस्बा दरिया सीरन के मशरक़ी किनारे पर पखली मैदान के शुमाली कोने में वाक़या है। कराक्रम हाईवे के जरिए सफ़र करते हुए बफा ज़िली सदर मकाम मानसरा से शुमाल मगरब में 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बफा अपने मज़ेदार रवायती डेयरी प्रोडक्ट बफा खोए की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी इस वक्त हम बफा बाज़ार में हैं, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, बफा खुर्द इसको कहा जाता है, और CPAC से तकरीबन 15 मिनट की मसाफत के ऊपर आप आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ तो वहाँ के जो रवायती पकवान होते हैं या स्वीट होती हैं उसके बारे में बताता हूँ। और बफा की जो पहचान है और जो सौगात है वो बफा का खोआ है। ठीक है, ये कैसे तैयार किया जाता है और इसकी हिस्ट्री क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन बरसगीर पाक और हिंद की जब हम बात करते हैं, मिक्स कल्चर में हम रहे हैं और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर हिंदू और सिख भी आबाद रहे हैं,
और कुछ जो ट्रेडिशनल और रवायती खाने हैं उस वक्त के चले आ रहे हैं, और उसमें से ये बफ़ा का खोआ भी है, और खोआ बोला जाता है इसको। जी हमारे साथ नाम भी क्या आपका? जहान ज़ेब, और ये आदिल की दुकान है। जहान ज़ेब साहब, हमें बताइएगा जरा इस खोआ की हिस्ट्री क्या है, कब से ये बन रहा है और कितना मशहूर है? ये तो इंडियों के वक्त से बन रहा है और इस दुकान को 20 साल हो गए। आदिल की दुकान है ये, पाकिस्तान बनने से भी पहले बहुत पहले का है जी। ये सिर्फ दूध से बनता है, 8 घंटे में तैयार हो जाता है। ये 8 घंटे लगते हैं? 8 घंटे लगते हैं और आग पर तैयार होता है। और कितने केजी ये मसलन आप 8 घंटे में, मसलन ये एक जो आपने डाला हुआ है इसमें कितना है ये? मतलब अगर 40 किलो दूध है तो उसे 10 किलो बनेगा। 40 किलो दूध में 10 किलो खोआ बनेगा। 10 किलो खोआ बनेगा जी। और इसमें क्या क्या डालते हैं, रेसिपी क्या है? इसमें सिर्फ चीनी डालते हैं। अच्छा। हाँ, बस बादाम और पिस्ता वगैरह भी डालते हैं, बादाम वगैरह भी डालते हैं जी। और ये ऐसे कैसे, इसकी शक्ल ऐसे क्या बनती है, इसमें और क्या होता है? और कुछ भी नहीं होता है, बस दूध होता है। बस दूध को पकाते रहते हैं? पकाते रहते हैं, बिल्कुल आम पकाते रहते हैं। अच्छा। और इसमें कोई फ्लेवर डालते हैं कि इसकी शक्ल ये हो जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं डालते हैं। खुद ही ऐसा हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालते हैं? जी हाँ, उसके ऊपर डालते हैं बस। और ये कितनी मशहूर सौगात है आपकी? ये तो यहाँ से अमेरिका भी जाता है, सऊदीया भी जाता है, दुबई भी जाता है, यानी बहुत बाद मुल्कों में, ज्यादातर बाहर जाता है। ये ज्यादातर बाहर जाता है? खराब नहीं होता कि इसके मतलब पैक करके लेके जाएं लोग तो कितना सा ये निकाल जाते हैं? ये तकरीबन 1 महीने तक नहीं खराब होता है। यानी फ्रीज करते हैं आप? जी हाँ। और एज ए स्वीट के तौर पर इसको सर्व किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, टेस्ट तो ये है कि हम चेक करते हैं जी, इसका टेस्ट क्या है जी, हमें जरा चेक तो करवाएं ना आप। ये सब खा लेंगे, बस थोड़ा टेस्ट कर, थोड़ा खा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा जी कि और जगहों पे भी तो ये तैयार होता है ना? जी हाँ, तैयार होता है। बस बफा में तकरीबन 20 दुकानें हैं यहाँ पर। नहीं, मानसरे पे भी तैयार होता है? नहीं, बफे के अलावा कहीं भी नहीं तैयार होता है ये। सिर्फ और सिर्फ ये बफे में तैयार होता है? सिर्फ बफे में तैयार होता है और कहीं नहीं होता है। और माशाल्लाह इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है जी। ज्यादातर इसका जायका जो, क्योंकि ड्राई फ्रूट इसमें अच्छा खासा इन्होंने मिक्स किया हुआ है और ड्राई फ्रूट का ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा फूड कलर भी आई थिंक इसमें मिक्स हुए हैं। माशाल्लाह जी, जायका इसका बहुत ही अच्छा है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि बफ़ा की ये जो बेजान है, जो बफ़ा के बारे में जिनको पता होगा, ये मानसरे का बहुत ही कदीमी इलाका है जो बफ़ा है, और इस बात ये तहसील है मानसरे की। और इसकी जो सौगात है, इसके अलावा ये अपनी सब्जियों की वजह से, जिनास की वजह से तो मशहूर है ही, लेकिन अब जब हम स्वीट की बात करते हैं तो उसमें ये बफ़ा का खोआ है। और जब भी आपका आना हो एज ए टूरिस्ट, सी पैक से आप जाते हों तो आप वहाँ 15 मिनट की मुसावत है थ्रू आउट। जब आप आएंगे बफ़ा की तरफ तो ओल्ड बाज़ार और न्यू बाज़ार में भी आपको बेशुमार ये वाली जो स्वीट है यहाँ पर मिलेगी। अच्छा, बताइएगा, एक तो आपने कहा जी कि इसको 8 आवर होते हैं तैयार होने में, इसके अलावा इसके रेट क्या हैं जो लोग आपसे लेके जाते हैं? ये बादाम वाला जो है 1000 रुपये किलो है और बगैर बादाम का 900 रुपये किलो है। अच्छा, बगैर बादाम का 900 रुपये, बादाम वाला 1000 रुपये किलो। और टूरिस्ट आते हैं आपके पास या मुकामी लोग ही लेके जाते हैं? आते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं, इब्टाबाद से आते हैं, पिंडी से आते हैं, उगी से आते हैं, भटग्राम से आते हैं, कराची से, हर जगह से लोग आते हैं, लेके जाते हैं, लाहौर लेके जाते हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह जाता है। हर जगह और सिर्फ तैयार यहाँ पर ही हो रहा है? तैयार यहाँ होता है, बिल्कुल। और किसी जगह नहीं हो रहा? नहीं, और कहीं तैयार। माशाल्लाह जी, हमारा तो दिल कह रहा है कि ये जितना भी ये पड़ा हुआ है हम सारा ही खा जाएं। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और डिस्ट्रिक्ट मानसरे का। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो बेशुमार पॉइंट को डेवलप किया गया है और ख़ास करके शिमला हिल में अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है और उसको खूबसूरत बनाया गया है टूरिस्ट के लिए। वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर स्पॉट कायम किए गए हैं और वहाँ से जो एबटाबाद के नज़ारे हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। शाह बुखारा की कदीमी मस्जिद भी हमने आपको दिखाई। जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो 2000 साल पुराने आर्कियोलॉजी के पॉइंट अभी भी मानसरे में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट मानसरे में, और वहाँ पर एक स्टॉपे का विज़िट करवाया। ये जो डिस्ट्रिक्ट मानसरा और गिरदोनवा के पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर तुर्क भी राज रहा है, इसके अलावा मुग़लों की भी हुक्मरानी रही है, उसके बाद सिख आए और फिर ब्रिटिश रूल भी रहा है। यानी ये सदियों पुरानी गंदारा सिविलाइजेशन है
और वहाँ पर मुख्तलिफ जो वॉरियर थे आके, क्योंकि गेटवे टू कश्मीर भी है तो वहाँ पर आके क़याम करते रहे, वो भी बताया है। सी पैक से होते हुए टूरिस्ट बेशुमार पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने जाते हैं, जैसे नारान कागान हो गया। बेशाम से होते हुए वो गिलगित बल्तिस्तान तक जाते हैं, इवन के वो बेशाम से होते हुए डिस्ट्रिक्ट शांगला और शांगला से होते हुए स्वात में भी दाखिल होते हैं। लेकिन ये जो पुरानी आसार क़दीमा की साइट हैं, ये आपको पुराने जीटी रोड, जैसे आप जीटी रोड से सफ़र करते हुए एबटाबाद शहर से होते हुए मानसरे में दाखिल होते हैं, वहाँ पर भी नज़र आएंगे, और सी पैक से भी रास्ता आता है। तो एज ए टूरिस्ट जब भी आपका आना हो तो इन पॉइंट्स का भी विज़िट करें। यहाँ पर आपको नेचुरल पहाड़ नज़र आएंगे, नेचुरल सीनिक ब्यूटी नज़र आएगी, आबशारें नज़र आएंगी। और इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को डिस्ट्रिक्ट मानसरे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।